कलयुग की सती पार्ट 3 एक काल्पनिक आध्यात्मिक कहानी 25 साल पुरानी दास्तां जो श्रद्धा भक्ति पर आधारित है। गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, कलयुग की सती इस चैनल पे मेरी 5वीं हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रही है। कलयुग की सती का 2 पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज कलयुग की सती का पार्ट 3 मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूं और कलयुग की सती की पार्ट 3 में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा कि सभी देवी देवता को ब्रह्मा भगवान से पता चल जाता है कि जानकी ही कलयुग की सती है। उसके होने वाले पति का नाम किशोर है। किशोर की शादी तो बहुत पहले से ठीक हो रही थी पर हो नहीं पा रही थी। इधर जानकी ये जान करके कि उसकी शादी होने वाली है वो काफी उदास हो जाती है और उदास रहने लगती है। वो शादी नहीं करना चाहती है, उसे डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टर बन करके देश की सेवा करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। उसे किसी पर भी डिपेंडेंट जिंदगी पसंद ही नहीं है। उसे शादी के नाम से डर लगता है, उसका मन घबराते रहता है, उसके मन में गलत गलत विचार आते रहते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसे शादी के बाद बहुत ही दुख मिलेंगे। उसका पति उसे छोड़ करके चला जाएगा, वो विधवा हो जाएगी और भी बहुत तरह तरह की बातें वो सोचते रहती है। नारद मुनि कहते हैं कि ये क्या भगवान, ये क्या क्या सोच रही है। भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं यही तो है सती की शक्ति। इसे किसी ने कुछ भी नहीं बताया है, फिर भी इसे भनक लग गई है कि इसका पति अल्पायु है, ये भरी जवानी में विधवा हो जाएगी, इसलिए तो डरती रहती है। नारायण नारायण। पृथ्वी पर जानकी का घर। रामदेव बोलते हैं निर्मला, आज मैं मेरे भाई सुभाष के साथ लड़का देखने जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा। निर्मला बोल रही है कि हाँ सब ठीक से देख लीजिएगा। रामदेव कहते हैं तुम निश्चिंत रहो, एक ही बेटी है हमारी, सब कुछ सोच समझ करके ही रिश्ता तय करूंगा, सब कुछ सोच समझ करके ही रिश्ता तय करूंगा। रामदेव और सुभाष भाई ट्रेन से भागलपुर पहुंच गए थे। फिर पूछते पूछते लड़के के घर पहुंच गए थे। लड़का बाहर बरामदे पे बैठा अखबार पढ़ रहा था। सुभाष भाई पूछते हैं क्या बात, बिहारी जी का घर यही है? किशोर बोलता है जी कहिए क्या बात है। सुभाष भाई कहते हैं हम लोग बाहर से आए हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, जमालपुर में काम करते हैं, आप अंदर खबर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। किशोर अंदर चला जाता है। किशोर अंदर जाता है। किशोर की माँ दुर्गा देवी पूछती है कौन है ये लोग? किशोर शर्माते हुए बोलता है कि मुझे क्या पता, तुम बाबूजी को बाहर भेज दो। अवध बिहारी जी थोड़ी देर में बाहर आते हैं और कहते हैं कि जी कहिए क्या बात है, मैं ही अवध बिहारी हूँ, मुझसे कुछ काम है आप लोगों को। क्या काम है? आपका बड़ा लड़का इंजीनियर है, उसी संबंध में बात करने आए हैं। अच्छा कहिए कैसे आना हुआ? वैसे अभी बेटे की नौकरी नहीं हुई है, कंपटीशन दे रहा है, जल्दी ही हो जाएगी, बहुत तेज है मेरा बेटा, डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ है। सुभाष भाई बोलते हैं कि जी हमें पता है, मैं सुभाष हूँ और ये मेरे जीजा जी हैं, रामदेव चौधरी इनका नाम है, ये इंजीनियर हैं, जमालपुर में काम करते हैं, इनकी ही लड़की है, बीएससी कर रही है, पढ़ने में तेज है, देखने में सुंदर है, गोरी चिट्टी है, और क्या चाहिए लड़की में? एक ही लड़की है। अच्छा एक ही लड़की है। जी हाँ एक ही लड़की है और उससे छोटा दो भाई है, उससे छोटा 2 बेटा है इनका। अवध बिहारी जी कहते हैं कि अच्छा तब तक नाश्ता चाय आ जाता है, जी लीजिए, शुक्रिया, अरे कुछ तो लीजिए। चाय पीते पीते अवध बिहारी जी कहते हैं कि लड़की का फोटो लाए हैं क्या आप लोग? सुभाष भाई कहते हैं जी हाँ ये लीजिए। अवध बिहारी फोटो ले लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप लोग थोड़ा देर बैठिए, मैं अंदर होके आता हूँ। सभी को फोटो पसंद आ जाता है। थोड़ी देर में अवध बिहारी जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि फोटो तो पसंद है, पर ये लड़की देख लेते हैं, फिर लेन देन की बातें पक्की हो जाएगी। सुभाष भाई हंस के कहते हैं उसकी चिंता मत कीजिए, एक ही बेटी है इनकी, तो ठीक है हम लोग अब चलते हैं, जब आप लोगों को आना हो तो खबर कर दीजिएगा। ये फ़ोन नंबर है इंजीनियर साहब के ऑफिस का। क्या? ठीक है मैं रख लेता हूँ। एक बात पूछे? जी पूछिए। बाहर जो लड़का बैठा था क्या वही आपका बड़ा लड़का है? हाँ ठीक पहचाना आपने। अच्छा ठीक है तब हम लोग चलते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम। लड़की के मामा और पिताजी चले जाते हैं। फिर देखते ही देखते सब कुछ तय हो जाता है। आखिर होता भी क्यों नहीं, विधाता ने सब कुछ पहले से तय करके जो रखा था। 1 महीने के अंदर ही जानकी और किशोर की धूमधाम से शादी हो गई थी।
1 महीने के अंदर ही जानकी और किशोर की धूमधाम से शादी हो गई थी। जानकी अभी अपने मायके में रह रही थी क्योंकि उन लोगों में गौना का प्रथा था, इसलिए उसकी विदाई अभी नहीं हुई थी। जानकी अपने माता पिता के साथ रह करके अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर रही थी। किशोर की नौकरी उसी के शहर में हो गई थी। किशोर बीच बीच में आता था, फिर 2-4 दिन रह के चला जाता था। इस तरह से देखते ही देखते 3 साल बीत गए थे। जानकी की पढ़ाई भी अब पूरी हो गई थी, फिर उसका गौना भी हो गया था और जानकी अपने ससुराल आ गई थी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ते जा रहा था। अब जानकी 2 बच्चों की माँ बन गई थी। समय बीतता जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ससुराल में सभी उसे हाथों हाथ लेते, सभी उसे इज्जत देते, प्यार करते, और करते भी क्यों नहीं। जहाँ किसी चीज़ की जरूरत पड़ी नहीं कि सभी जानकी का ही नाम पुकार बैठते, भाभी सुनो ना, बहू मेरी ये चीज़ें कहाँ है। जानकी एक टांग पर दौड़ती रहती, खुशी खुशी सबों के काम करती, सास ससुर को माँ बाप समझती, उन्हें नित्य प्रणाम करती, उन्हें इज्जत देती, उनकी सेवा करती। ये सब तो जानकी की जैसे दिनचर्या बन गई थी। जानकी दोनों देवरों को अपने छोटे भाई की तरह समझती, उसका हर छोटा बड़ा जरूरत का ख्याल रखती। किशोर तो उसका पति था, हर जन्म का जीवन साथी। उसकी सेवा करना, उसे इज्जत देना, उसकी हर बात को मान देना, ये तो जैसे उसका कर्तव्य धर्म फर्ज था। मिला जुला कर घर के सभी सदस्य खुश थे और जानकी की गृहस्थी अच्छी चल रही थी। जानकी के कामों में हाथ बटाने के लिए एक बुजुर्ग दंपति थे जिन्हें कोई औलाद नहीं थी। वो लोग दिन भर यहीं रहते और शाम में अपने अपने घर चले जाते थे। बाकी के सारे काम जानकी खुद निपटाती, खासकर रसोई का सारा काम जानकी खुद ही निपटाती। जानकी की एक बंधी बंधाई दिनचर्या थी। सुबह सवेरे उठना, भगवान को प्रणाम करना, पति को प्रणाम करना, नित्य क्रम से निपट कर पूजा पाठ करके बड़ों को आशीर्वाद लेकर के किचन में घुस जाना, और फिर दिन भर की भागदौड़ शुरू, चाय नाश्ता खाना, ये सभी उसकी जिंदगी बन गई थी। बीच बीच में समय निकाल कर बच्चों को स्कूल भेजना, पति को ऑफिस भेजना, अपने लिए तो जानकी के पास जैसे वक्त ही नहीं था। जानकी की बेटी सोनल 5 साल की और बेटा 4 साल का हो गया था और दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। जानकी की शादी को देखते देखते 9 साल बीत चुके थे। जानकी का छोटा देवर ने मेडिकल कंप्लीट कर लिया था और अब वो दूसरे शहर में हॉस्टल में रह करके मेडिकल का पढ़ाई कर रहा था। बीच वाले भाई को भी एक प्राइवेट नौकरी मिल गई थी, उसकी भी शादी हो गई थी और उसका गौना पर अभी तक नहीं हुआ था। जिस शहर में उसकी नौकरी लगी थी वो वहीं भाड़े पर कमरा लेकर के अपने पति के साथ रह रहा था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। ससुर रिटायर कर चुके थे, घर बहुत ही टूटा फूटा और पुराना था, इसलिए किशोर ने पूरे घर को तोड़वा करके नया घर बनवा दिया था। कुछ पुराने कमरे जो अच्छे कंडीशन में थे उसे मरम्मत करा करके ठीक ठाक भी करवा दिया था। किशोर इंजीनियर था, इसलिए कमाई अच्छी हो जाती थी। भगवान की कृपा बनी हुई थी। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक जैसे विस्फोट सा हो गया। जानकी का छोटा देवर हरि, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, वो अचानक पढ़ते पढ़ते पागल हो गया था। पूरे घर में तो जैसे बिजली सी गिर गई थी। काफ़ी इलाज हुआ पर सब बेकार। हरि का पागलपन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया था। अब तो जानकी भी डरी डरी रहती और जानकी के बच्चे भी सहमे सहमे से रहते। तो चलिए दोस्तों, मैं कलजुग की सती का 3रा पार्ट यहीं पे रखती हूँ। 4था पार्ट लेके बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।